आप लोग लास्ट में रैंक के रिस्पेक्ट से देख रहे थे कि अगर आप फुल कॉलम रैंक ले रहे हो तो फुल कॉलम रैंक का मीनिंग ये था कि अगर गिवन मैट्रिक्स ए में आपके पास 3 कॉलम्स हैं तो उसमें 3 रैंक्स होने का मीनिंग ये था कि आपके नंबर ऑफ़ पिवट वेरिएबल्स भी 3 होंगे या 3 के 3 कॉलम्स जो हैं वो पिवट को कंटेन कर रहे होंगे। आपके पास कोई भी फ्री कॉलम नहीं होगा। तो आपका पॉसिबिलिटी क्या होती है वैसे कि जो आपका रैंक होता है वो या तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स से इक्वल होगा या उनसे लेस होगा, या नंबर ऑफ़ रोज के इक्वल होगा या उनसे लेस होगा। ईच कॉलम में आपके पास 1 से ज़्यादा पिवट नहीं हो सकता। आप यहाँ अगर फुल रैंक ले रहे हो तो इसको डिफ़ाइन अगर करोगे तो आप इस तरह डिफ़ाइन करोगे, रैंक आर इज़ एज बिग एज कैन बी। और अगर आपके पास आर नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल है तो पिवट इन एवरी कॉलम एंड पिवट वेरिएबल एन। तो आपके पास जो पिवट वेरिएबल होंगे, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उतने ही पिवट वेरिएबल्स होंगे, और फ्री वेरिएबल्स जो हैं वो नन एट ऑल होंगे। एंड व्हाट विल बी इन नल स्पेस, अगर जो आपकी नल स्पेस है वो ऑलवेज फ्री वेरिएबल्स के जो कॉलम होते हैं उनसे आप उसे कंस्ट्रक्ट करते हो। तो नल स्पेस में ओनली 0 वेक्टर होगा एंड नो फ्री वेरिएबल्स टू गिव अदर वैल्यूज़। तो आपको नल स्पेस की 0 वेक्टर के अलावा कोई भी और वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जो आपका सोल्यूशन टू AX इज इक्वल्स टू B है वो अब टोटल जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो XP प्लस XN के इक्वल होता है। अब इसमें नल स्पेस वाला जो पार्ट है जिसमें जो आपका फ्री वेरिएबल्स के थ्रू आना था, अब वो आपको ओनली 0 मिल रहा है। तो आपका सॉल्यूशन जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो ओनली XP या पर्टिकुलर सॉल्यूशन के इक्वल होगा। तो इस केस में आपको ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो ओनली 1 सॉल्यूशन होता है, 1 पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। यानी आप उसके जिस तरह आप लोगों ने पहले XN के सॉल्यूशन में देखा था, तो XN के सॉल्यूशन में आप लीनियर कम्बिनेशन देखते हो, लेकिन यहाँ इसका ओनली 1 सॉल्यूशन XP के केस में एग्जिस्ट करेगा। तो जब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन XP के इक्वल है तो आपके पास ओनली 2 केसेस हैं कि या तो कोई सॉल्यूशन 0 मीन्स कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या आपके पास ओनली 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर इस केस की आप एग्जांपल देखो तो इस एग्जांपल में 2 कॉलम्स गिवन है। अगर ये फुल कॉलम रैंक की एग्जांपल देख रहे हो तो अगर 2 कॉलम्स हैं तो आपके पास रैंक भी 2 ही होना चाहिए, यानी ईच कॉलम में आपका जो पिवट वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करेगा। अब पिवट ईच कॉलम में एग्जिस्ट करने का मीनिंग ये होता है कि C1 यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हेडेड है। अगर इसकी रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म लिखोगे तो उस फॉर्म में अगर फर्स्ट पिवट आपका 1 है, सेकंड पिवट आपका 1 है, तो ये वाली जो आपकी बाकी तमाम एंट्रीज़ हैं ये 0 होंगी। इस तरह इस पिवट के अबव और बिलो में जो है वो 0 आएंगे। तो वही आपने रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में लिखा। अब रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म जब आपने लिखी तो आपके पास ये 2 रोज़ जो हैं वो 0 0 0 0 आ गए। इसको आप इस तरह डिफ़ाइन करते हो कि मैट्रिक्स हैज़ 2 इंडिपेंडेंट रोज़, फर्स्ट 2 रोज़ एंड अदर रोज़ आर कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 2। तो जिस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इसमें फर्स्ट 2 रोज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट है और जो लास्ट 2 रोज़ हैं वो फर्स्ट 2 रोज़ पर डिपेंडेंट होंगी। एंड नथिंग इन द नल स्पेस। अब जो आप कंक्लूड कर रहे हो अब से, देयर इज़ नो कम्बिनेशन ऑफ दोज कॉलम्स डैट गिव्स द 0 कॉलम एक्सेप्ट द
0 0 कम्बिनेशन, 4 इक्वेशंस एंड 2 एक्सिस। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उतने ही आपके पास अननोन्स होते हैं, तो इसमें आपके पास x1 और ओनली x2 होंगे, लेकिन इक्वेशंस आपके पास 4 आ रही हैं। डज ए ऑलवेज एग्जिस्ट सोल्यूशन फॉर ए एक्स इज इक्वल्स टू बी? नो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑलवेज जो है उसका सोल्यूशन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एग्जिस्ट करेगा। ज़ीरो सोल्यूशन कब होगा, यानी जब कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा? इफ़ आई मेड रैंडम चॉइसेस। और जो आपके पास वन सोल्यूशन वाली पॉसिबिलिटी होगी वो कब आएगी? इफ़ आई मेक ग्रेट पर्टिकुलर चॉइस ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की ग्रेट पर्टिकुलर चॉइस क्या होगी कि आप जो बी वेक्टर ले रहे हो, यानी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वेक्टर आपका मैट्रिक्स ए के ही किसी कॉलम का कम्बिनेशन हो, 1 2 6 5 भी हो सकता है, 3 1 1 1 भी हो सकता है, या आप इन दोनों को ऐड कर कर लिख लो 4 3 7 5, वो भी आपके पास जो बी वेक्टर की पॉसिबिलिटी है वो हो सकती है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं 0 0 0 0 भी हो सकते हैं, 4 3 7 6 आपने दोनों कॉलम्स को ऐड कर कर लिख लिया। अगर आप दोनों कॉलम्स को ऐड कर कर लिख रहे हो तो आपके पास जो एक्स पी आएगा वो 1 1 होगा, यानी 1 लिखने का को आप जो डिफ़ाइन कर रहे थे उसी तरह ही कर रहे थे कि 1 आपका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह ये प्लस अगेन 1 सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो आप दूसरे मीनिंग में इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर रहे हो। अब नेक्स्ट में जो आप ले रहे हो वो फुल रो रैंक ले लो, फुल रो रैंक ले रहे हो। रो रैंक का मीनिंग ये होगा कि जितनी आपकी रोज़ हैं उतने ही पिवट्स होंगे। अगर आपकी 3 रोज़ एग्जिस्ट कर रही हैं तो आपके नंबर ऑफ़ पिवट्स जो हैं वो 3 ही होंगे, यानी ईच रो में आपका पिवट वेरिएबल होगा। और इसको इस तरह भी कह सकते हो कि आपकी तीनों रोज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगी। आफ्टर एलिमिनेशन वी गेट m पिवट्स, मीन्स जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं आफ्टर एलिमिनेशन आप उतने ही पिवट्स जो हैं वो अटेन कर रहे हो। फॉर विच राइट हैंड साइड आई कैन सॉल्व इट, कैन सॉल्व ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर एवरी बी, yes you can solve। every row has pivot in it, so how many free variables are there? तो अगर आपकी रो जो है उसमें इस रो में आपका पिवट है तो आपके पास फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे? अब अगर इस केस में फॉर एग्जांपल आपके पास 3 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं, तो आपके ईच रो में पिवट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ईच रो में पिवट एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास 3 पिवट्स हैं। अगर आप कॉलम के रिस्पेक्ट से देखोगे तो आपके पास कॉलम्स जो हैं वो 4 हैं। फ्री वेरिएबल्स आपके पास ऑलवेज उसकी जो फार्मूला होता है वो n-r। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो आपके पास 4 हैं, तो 4 माइनस जो रैंक था वो 3 था, यानी नंबर ऑफ़ पिवट वेरिएबल्स 3 थे, तो 1 जो है वो फ्री वेरिएबल की पॉसिबिलिटी होगी। यानी जितने आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उनसे अगर रैंक को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आपके पास नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स की पॉसिबिलिटी आएगी। If I had n variables to start with, how many are used up by pivot variables and left with n minus r free variables or n minus m? बिकॉज आपके जो नंबर ऑफ़ पिवट वेरिएबल्स हैं वो रो की इक्वल हैं, तो यहाँ आप r की जगह m भी लिख सकते हैं। अब इस एग्जांपल के केस में आपको जो एग्जांपल गिवन है, यहाँ आपका रैंक जो है वो 2 है, यानी 2 रोज़ और 2 ही पिवट वेरिएबल्स हैं। रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म लिखोगे तो उसमें आपके जो पिवट्स होते हैं उसको आप 1 1 की फॉर्म में लेकर जाते हो, उसके अबव और बिलो ज़ीरोज़ आते हैं, और यहाँ जो आपके पास ये 2 कॉलम्स आएंगे इसको आप फ्री कॉलम्स कहोगे। इस केस में नो 0 रोज़ बिकॉज रैंक इज़ 2 and f will enter the special solutions and
द नल स्पेस। तो इस फ्री पार्ट की वजह से आपको स्पेशल सॉल्यूशंस जिसमें आप ईच टाइम में वन फ्री वेरिएबल को 1 और 0 जो है वो लिखते हो तो वो भी आपको मिलेंगे। और आप नल स्पेस का जो नल स्पेस को एक्सिस हैं उनको भी अटेन कर सकते हो। अब जो आपके पास थर्ड केस है, थर्ड केस में R इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू N, आपके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं। या आप ये कह लो कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर केस नहीं है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में अगर फुल रैंक ले रहे हो तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपके पास फुल रो रैंक है या आपके पास फुल कॉलम रैंक है। आप जस्ट उसे ओनली कॉल करोगे कि आपके पास फुल रैंक है बिकॉज द कॉलम काउंट एंड रो काउंट आर द सेम मैट्रिक्स। और इसके लिए सिर्फ आपके पास एक ही कंडीशन है कि आपका मैट्रिक्स शुड बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसकी अगर रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म लिखोगे तो वो ऑलवेज आपके पास आइडेंटिटी की फॉर्म में आएगी 1 1, बिकॉज ईच रो और कॉलम में आपके पिवट वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ 1 1 और 0 0, तो आपके पास ऑलवेज आइडेंटिटी होगी। एंड व्हाट्स द नल स्पेस फॉर दिस मैट्रिक्स? नल स्पेस विल बी 0 वेक्टर ओनली बिकॉज इसमें ईच रो और कॉलम में आपके पास पिवट वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। फ्री कॉलम्स का केस नहीं है। अगर फ्री कॉलम आपके पास नहीं है तो इस केस में नल स्पेस जो है वो 0 वेक्टर ओनली होगी। एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू सॉल्व Ax इज इक्वल्स टू बी? विच राइट हैंड साइड्स बी आर ओके? एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑन B1 एंड B2? तो आपकी अगर ये वाला मैट्रिक्स का केस है तो आपके बी वेक्टर के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं होगी। आप बी वेक्टर को किसी भी फॉर्म यानी कोई भी उनके लिए B1 और B2 के लिए एंटिटीज़ जो हैं वो ले सकते हो। सिर्फ जस्ट कंडीशन ये है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल होना चाहिए, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और इन्वर्स एग्जिस्ट करने का आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में हेडेड होने चाहिए। अब यहाँ अगर आप इनको समराइज़ कर लो, अभी हम लोगों ने जो स्केयर का केस लिखा या हम लोगों ने जो फुल रो रैंक का केस लिखा या फुल कॉलम रैंक का लिखा, तो फुल रैंक के लिए जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल थे, इस केस में रिड्यूस रो एशेलॉन फॉर्म जो ऑलवेज आइडेंटिटी होगी और आपके पास ऑलवेज जो है वो वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अब इसके बिकॉज जो नल स्पेस है वो 0 वेक्टर है तो आपके पास वन सॉल्यूशन टू Ax इज इक्वल्स टू B एग्जिस्ट करेगा। जो सेकंड केस था आपके पास जिसमें नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स थे वो लेस देन नंबर ऑफ़ रोज थे और आपका जो रैंक था वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल था, यानी फुल कॉलम रैंक था। तो फुल कॉलम रैंक के लिए रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म थी, उसमें यहाँ आपके पास हम लोगों ने पहले एग्जांपल भी सॉल्व करके देखी है। अबव में आइडेंटिटी की फॉर्म में आएगा और नीचे जो है वो आपके पास ज़ीरोज़ आएंगे। अगर आप यहाँ प्रीवियसली देखो तो आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हो कि आप इसे इस फॉर्म में लेकर गए थे, यानी ऊपर आपके आर में आइडेंटिटी आ गया था और जो नीचे वाली रोज थी वो आपकी 0 थे, नीचे वाला पार्ट जो था वो आपका 0 था। लेकिन कंडीशन ये कि आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, जबकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ भी या आपका नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बिकॉज आपके पास फ्री कॉलम्स नहीं हैं। तो नल स्पेस जो है उसको आप ओनली 0 वेक्टर होगी, तो इसीलिए आपका ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वन यानी आप
वन से ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं ले सकते। अगर फुल रो रैंक होगा तो इस केस में आपकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ की इक्वल है, रोज़ जो है वो आपकी लेस देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो आप अगर रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास इस फॉर्म में मैट्रिक्स आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पहले आइडेंटिटी हो और फिर उसके बाद जो फ्री पार्ट है वो हो। ये आपकी मिक्स भी हो सकते हैं, मतलब एक रो अगर आइडेंटिटी की है उसके बाद हो सकता है कि फ्री कॉलम की रोज़ हो, देन अगेन आइडेंटिटी, देन फ्री कॉलम्स, तो ये आपस में मिक्स भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा। F could be partly mixed into the I and there is always a solution। ठीक है, तो इस केस में आपके पास always solution होगा and we are not getting only 0 rows। अब आपके पास इसमें कोई भी जो रो है वो ज़ीरो नहीं है एंड वन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन पॉसिबिलिटी है कि या आपके पास वन सोल्यूशन होगा या आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, बिकॉज आपकी नल स्पेस जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो इसमें ये केस आप नहीं ले सकते कि आपके पास पॉसिबिलिटी हो कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिस तरह यहाँ अबव केस में था कि आपके पास पॉसिबिलिटी थी कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। इसमें पॉसिबिलिटी थी फुल कॉलम रैंक वाले में कि पॉसिबल है कि आपका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे और ओनली वन सोल्यूशन हो, बिकॉज उसके कंप्लीट सोल्यूशन में ओनली पर्टिकुलर पार्ट था। यहाँ आपका वन सोल्यूशन एग्जिस्ट ज़रूर करेगा, ज़ीरो सोल्यूशन वाला केस कभी नहीं आएगा। यानी बी के किसी भी वैल्यू के लिए आप इसको ले सकते हो मैट्रिक्स को, जस्ट आपका मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल होना चाहिए। और इस केस में आपके पास पॉसिबिलिटी है कि या वन सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट नंबर बिकॉज वी ऑलवेज हैव सम नल स्पेस टू डील विद। ठीक है, जब भी आप नल स्पेस को डील करोगे तो आपके पास उस केस में मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब अदर पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो रैंक है, जो आप लोगों ने इससे पहले भी किया था, कि वो आपकी नंबर ऑफ़ रोज से भी कम हो और नंबर ऑफ़ कॉलम से भी कम हो। तो जो आपके पास रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म आएगी वो आपके पास IF यानी जो आइडेंटिटी और एफ थे उस फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ़ रोज से भी कम है, यानी आपकी जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उससे भी आपका जो आपकी तमाम रोज़ में पिवट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस तरह आपके तमाम कॉलम्स में पिवट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपके पास जो पॉसिबिलिटी आई कि या तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज वी डिड नॉट गेट अ ज़ीरो इक्वल ज़ीरो फॉर सम बीज and rank tells us everything about the number of solutions। ठीक है, क्लियर होगी आपको कि रैंक से आप को तमाम इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके कितने नंबर ऑफ़ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ से आपने देखा कि रैंक से आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको या तो वन सोल्यूशन मिल रहा है या ज़ीरो और वन मिल रहा है या आपको वन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अगर ये वाला केस है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ज़ीरो सॉल्यूशन हो या आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अब ये वाला केस आपके पास कब होगा, आप लोगों ने जो इस लेक्चर से पहले लेक्चर था उसमें यही एग्जांपल सॉल्व की थी, जिसमें आपकी ओनली जो थी वो नल स्पेस एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, एंड R tells us all the information except the exact entries in the solution। ये क्लियर होगी आपको। तो उसके बाद अब जो हमने पार्ट देखना है वो लीनियर इंडिपेंडेंस क्या चीज़ है एंड स्पैनिंग अ स्पेस, इसको आप डिफाइन करोगे। बेसिस एंड डायमेंशंस ऑफ सब स्पेस जो हैं
वो क्या होती हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है कि डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करते हो, लेकिन अब आप लोग इसको डिटेल में देखोगे, सपोज और इसका कनेक्शन देखोगे कि आपका इसका स्पैनिंग और बेसिस एंड डायमेंशंस ऑफ सब स्पेस इससे क्या रिलेशन है। अब आप कोई भी मैट्रिक्स ए सपोज करो जो आपके पास ऑर्डर m/n का हो विद m लेस दैन n, यानी आपकी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपकी नंबर ऑफ कॉलम से लेस हैं, आपका मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। देन देयर आर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस टू ax इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब भी आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे तो आपकी नल स्पेस जो सॉल्यूशंस हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देन देयर आर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस टू x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। m इक्वेशंस एंड अननोन्स, जितने आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं उतने ही आपके पास x1 x2 x3 होते हैं, और जितनी आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ इक्वेशंस होती हैं। तो अगर आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो लेस देन नंबर ऑफ़ कॉलम से हैं, इट मीन्स आपके पास मोर अननोन्स देन इक्वेशंस हैं। अगर इक्वेशंस आपके पास 4 थी तो अगर आपके पास अननोन्स 4 हैं तो पॉसिबल कि आपके पास इक्वेशंस जो हैं वो 2 हों, अगर उस केस में 2 रोज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसका आप कंक्लूजन क्या लोगे? एंड समथिंग इज़ इन द नल स्पेस ऑफ ए अदर देन जस्ट ज़ीरो वेक्टर। जब भी ये केस आएगा कि आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम से लेस होंगी तो आपके नल स्पेस में ज़ीरो वेक्टर के अलावा कोई भी और सॉल्यूशन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। द कंक्लूजन इज़ देयर आर सम नॉन ज़ीरो एक्सिस सच दैट ax इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड देयर आर सम स्पेशल सॉल्यूशंस। आप इससे पहले देख चुके हो कि अगर आपके पास नॉन ज़ीरो एक्सिस की सॉल्यूशंस आ रही हैं तो ये अगर नहीं आप नल स्पेस को कंप्यूट कर रहे होते हो तो अगर आपके पास नल स्पेस के लिए एग्जिस्ट करने का मीनिंग ये होता है कि नॉन ज़ीरो एक्सिस जो हैं वो ax इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं एंड देयर आर सम स्पेशल सॉल्यूशंस। स्पेशल सॉल्यूशंस में आप इसी तरह करते हो कि जितने आपके फ्री वेरिएबल्स होते हैं उनको ईच टाइम में एक वेरिएबल को 1 रखोगे, बाकी तमाम को 0 करोगे। उनको स्पेशल सॉल्यूशंस भी आप इसीलिए कहते हो कि आप उनको स्पेशल नंबर असाइन करते हो। एक टाइम में 1 असाइन किया और फिर बाकी तमाम फ्री वेरिएबल्स को 0 रखा। एंड मोर अननोन्स देन इक्वेशंस बट वी कैन सॉल्व देम। ठीक है, आपके पास अननोन्स ज़्यादा हैं इक्वेशंस के रिस्पेक्ट से, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वी हैव क्लियर एल्गोरिदम विच स्टार्ट्स विद अ सिस्टम एंड डज एलिमिनेशन, gets the thing into echelon form with some pivots columns and possibly some free columns which don't have pivots। ठीक है, आप इससे पहले इस एल्गोरिदम को देख चुके हो कि आप क्या करते हो कि किसी भी सिस्टम से स्टार्ट करते हो, किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करते हो एलिमिनेशन से, और आप उसको एशिलॉन फॉर्म में लेकर जाते हो। एशिलॉन फॉर्म से आपके पास ये डिसाइड होता है कि कौन से पिवट्स कॉलम्स हैं जिनमें आपके पिवट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जिनमें पिवट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते वो आपके फ्री कॉलम्स होते हैं। ठीक है।